नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उनके साथ मुख्य सचिव वी श्रीनिवास भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं दी। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। उन्होंने जी राम जी योजना को केंद्र सरकार की अनूठी पहल बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा में कई कमियां और भ्रष्टाचार सामने आए, जिसके कारण मजदूरों को उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाया। नई जी राम जी योजना के तहत अब सालाना रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं। मजदूरों को तय समय में मजदूरी मिलेगी। हर 6 महीने में कार्यों का मूल्यांकन होगा और डिजिटल ट्रैकिंग और ऑडिट की व्यवस्था भी की जाएगी। योजना के लिए कुल आवंटन फी भी बढ़ाया गया है। वहीं कांग्रेस पर सीएम ने निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस सिर्फ भ्रामक प्रचार करती रही है और उसके शासन में भ्रष्टाचार ही हुआ है। जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं किया गया। राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट क्षेत्र में फैज इलाही मस्जिद के पास हुई पत्थरबाजी मामले की पूरी टाइमलाइन सामने आ गई है। यहाँ लोगों ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी की। अब पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई के दौरान हुई हिंसा को लेकर ज्वाइंट सीपी मधुर वर्मा ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इस दौरान करीब 100 से 150 उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया। ज्वाइंट सीपी के अनुसार हिंसा में शामिल कुछ लोगों की पहचान कर ली गई है। अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 10 से 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस लगातार वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। मधुर वर्मा ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण विरोधी अभियान में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 100-150 के करीब उपद्रवी थे यहाँ पे, जिन्होंने पुलिस में पथराव किया और उनमें से 5 को काबू कर लिया गया और बाकियों की भी हमारे पास इमेजेस हैं। उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। सर, चिन्हित किया गया है कुछ लोगों को? बिल्कुल चिन्हित किया गया है, क्योंकि हमारे पास बॉडी वॉर्न कैमरास थे। वहाँ पे उनकी इमेजेस आई हैं प्रोटेस्टर्स की, स्पेशली जो प्रोटेस्टर्स में जो ये स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे। लगभग जो कि इमेजेस में आ रहा है, करीब 40-50 के करीब। सर, गिरफ्तारियां कितनी हुई? 5 गिरफ्तारियां। 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। डिटेन और कितने लोगों को किया गया है? उसके अलावा भी करीब 10 से 15 लोग डिटेन किए हैं। 5 गिरफ्तार कर दिए। गिरफ्तारियां आगे हो सकती है और आइडेंटिफिकेशन के बाद बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन की जा रही है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ कर रहे हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के। और रायपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गरियाबंद दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले सीएम साय ने कहा कि वे सिरकट्टी आश्रम में पूजा अर्चना करेंगे और रजिम में कर्मा जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां हर वर्ष साहू समाज द्वारा भव्य आयोजन किया जाता है। वहीं जी राम जी अधिनियम को लेकर कांग्रेस के विरोध पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कानून पूरी तरह जनहित में है। अब 100 की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा, मजदूरी बढ़ेगी और 1 सप्ताह के भीतर भुगतान सुनिश्चित होगा। समय पर भुगतान नहीं होने पर मजदूरों को अतिरिक्त राशि भी मिलेगी। सीएम साय ने स्पष्ट किया कि बुआई और कटाई के समय जी राम जी के काम बंद रहेंगे, ताकि किसानों को मजदूरी आसानी से मिल पाए। भूमि गाइडलाइन दर को लेकर भी उन्होंने कहा कि सभी आपत्तियों का समाधान कर लिया गया है। वहीं राष्ट्रीय जम्बूरी 2026 पर लगे आरोपों को लेकर सीएम ने कहा कि स्काउट गाइड के कमिश्नर पूरी जानकारी प्रेस के सामने रखेंगे। आज राजिम का दौरा है, वहाँ एक सिरकट्टी आश्रम है, वहाँ भी पूजन अर्चन है और आज राजिम दाई की जयंती है। तो उनकी जयंती के अवसर में हर वर्ष साहू समाज के द्वारा भव्य आयोजन होता है उनकी जयंती समारोह का। तो समाज का आमंत्रण मिला है, तो उसमें भी शामिल होंगे। देखिए, विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम बहुत अच्छा है। मनरेगा से हर महीने में अच्छा है। उसमें पहले 100 दिन का रोजगार निश्चित था, लेकिन इसमें 125 दिन का रोजगार निश्चित है। 25 दिन ज़्यादा रोजगार मिलेगा, 25 दिन की मजदूरी भी ज़्यादा लोगों को मिलेगी और इसमें मजदूरी भुगतान निश्चित किया गया है। 1 सप्ताह के अंदर मजदूरी भुगतान
इसमें निश्चित है, और अगर नहीं होगा तो अतिरिक्त राशि मजदूर को देना पड़ेगा। और इसमें जो कृषक हैं, वैसे हमारा ये देश भी कृषि प्रधान देश है, छत्तीसगढ़ भी हमारा धान का कटोरा है। तो अब 2 महीने जब किसानों का काम पीक पर रहेगा, बुआई का समय होगा, धान कटाई का समय होगा, उस समय विकसित भारत जी राम जी का काम 2 महीना बंद रहेगा, तो किसानों को भी आसानी से मजदूर उपलब्ध होंगे। उस समय मजदूर किसानों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भीषण सर्दी को देखते हुए सभी जिला प्रशासन को युद्ध स्तर पर कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि हर जनपद में व्यापक पैमाने पर रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं, जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र और कंबल वितरित किए जा रहे हैं तथा सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि आज उन्हें रैन बसेरों का निरीक्षण करने और जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र वितरित करने का अवसर मिला है। उन्होंने जानकारी दी कि गोरखपुर महानगर में वर्तमान में 19 रैन बसेरे संचालित हैं, जिनमें 1000 से अधिक जरूरतमंद लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश सरकार के द्वारा सभी जिला प्रशासन को युद्ध स्तर पर कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हर जनपद में व्यापक पैमाने पे रेन बसेरा बनाने, जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र और कंबल वितरण करने, सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। आज यहां गोरखपुर में मुझे बरगदुआ में और राप्ती नगर में रेन बसेरों का निरीक्षण करने, जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र वितरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। गोरखपुर महानगर के अंदर कुल 19 रेन बसेरे वर्तमान में संचालित हैं, जिनमें 1000 से अधिक जरूरतमंद जो फुटपाथ पर, पटरियों पर जहां तहां रहने के लिए मजबूर होते थे, उन लोगों के लिए अस्थायी रहने की व्यवस्था इन रेन बसेरों में की गई है। ये सभी रेन बसेरे सुरक्षित हैं और व्यवस्थित रूप से संचालित भी हैं। ऐसे ही हर महानगर में और जनपद में व्यापक पैमाने पर रेन बसेरा बनाए गए हैं और सभी को इस बात की हिदायत दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी जरूरत के कार्य से शहर में आया हुआ है या जिसके पास किन्हीं परिस्थितियों में अपना स्वयं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गरियाबंद जिले के कुटेरा स्थित सिरकट्टी आश्रम में आयोजित पवित्र कलश पूजा समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने श्री राम जानकी मंदिर के निर्माण को जन आस्था और सामूहिक प्रयासों का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुटेरा स्थित सिरकट्टी धाम की पवित्र भूमि पर श्री राम जानकी मंदिर का भव्य निर्माण किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस मंदिर के निर्माण के लिए 20,000 से अधिक परिवारों ने मिलकर धनराशि एकत्रित की, जो समाज की एकजुटता और आस्था को दर्शाता है। सीएम साय ने कहा कि मंदिर निर्माण में राजस्थान के पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिससे इसकी भव्यता और मजबूत हो गई है। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज कुटेना सिरकट्टी धाम की इस पवित्र भूमि में श्री राम जानकी मंदिर का निर्माण हुआ है और आज हम लोगों को यहाँ पर कलश पूजन और धर्म ध्वजा स्थापित करने का सौभाग्य मिला। इसके लिए हम समस्त क्षेत्रवासियों के और आश्रम के आभारी हैं और जानकर बड़ी खुशी हुई कि सैकड़ों गांव के 20,000 से ज्यादा परिवार धनराशि एकत्र करके, वो भी 9 करोड़
9 करोड़ राशि से यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण कराए हैं और ये मंदिर का निर्माण राजस्थान के पत्थर से हुआ है। राजस्थान से पत्थर लाके उसको तराश के और बिना छड़ सीमेंट बालू के इसका निर्माण हुआ है। हम सैकड़ों गांव के 20,000 से ज्यादा परिवार को, समस्त ग्रामवासियों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज इस अवसर पर प्रभु श्री राम और माता जानकी और पवन पुत्र हनुमान से ये प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर में हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आप नेता आतिशी के बयान पर तीखा हमला बोला। सिरसा ने कहा कि आतिशी ने गुरु तेग बहादुर के प्रति सम्मानजनक शब्द नहीं बोले बल्कि अपमानजनक टिप्पणी की। इस बयान के बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और विभिन्न सिख संस्थाओं के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत भेजकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सिरसा ने बताया कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को भी चिट्ठी लिखी है जिसमें 3 मुख्य मांगे रखी गई है। आदरणीय महोदय अध्यक्ष जी, कल दिनांक 6 जनवरी 2026 को दिल्ली विधानसभा के सदन के अंदर गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत के सम्मान के बारे में नियम 270 के अंतर्गत एक विशेष चर्चा चल रही थी और उस सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य, माननीय मुख्यमंत्री जी अरे मंत्रीगणों ने भाग लिया। उसी समय प्रतिपक्ष की नेत्री डॉक्टर आतिशी जी ने अपनी सीट से खड़े होकर गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जो वक्तव्य दिया वह इतना अभद्र, शर्मनाक और मर्यादाहीन भाषा थी कि इसे हम लिखकर भी नहीं दे पा रहे। हमने उनके कहे गए शब्दों का शब्दार्थ टाइप की हुई कापी प्रतिलिंग साथ संलग्न की है। अध्यक्ष जी, देश की आज़ादी से लेकर आज तक किसी भी सदन में किसी भी माननीय सदस्य के द्वारा किसी भी गुरु साहिबानों के प्रति इस तरह की अभद्र भाषा, शर्मनाक, मर्यादाहीन भाषा का उपयोग नहीं किया गया। अध्यक्ष जी, हम सभी का यह मानना है कि इस मामले में डॉक्टर आतिशी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरा, उनकी दिल्ली विधानसभा से तुरंत प्रभाव से सदस्यता रद्द होनी चाहिए। तीसरा, माननीय अध्यक्ष जी, जो शक्तियां अध्यक्ष जी की शक्तियां हैं उसको प्रयोग करते हुए डॉक्टर आतिशी नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा को जेल की सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि इस सदन के माध्यम से गुरु तेग बहादुर जी का अपमान करने वालों का स्थान सदन नहीं बल्कि तिहाड़ जेल होनी चाहिए। आशा है कि आप इस मामले में निर्णय लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। ये पत्र अभी माननीय परवेश वर्मा जी, कपिल मिश्रा जी, मैं और अभय वर्मा जी, हम सब ने जाके अध्यक्ष जी को दिया। जयपुर में पहली बार आयोजित हो रहे आर्मी डे परेड की प्रैक्टिस चल रही है। घने कोहरे और सर्दी के बीच सेना का मार्च लोगों को रोमांचित कर रहा है। प्रैक्टिस के दौरान लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर की फ्लाई पास्ट, सैन्य टुकड़ियां का मार्च, टैंक, मिसाइल, ड्रोन तकनीक और आधुनिक युद्ध क्षमताओं के प्रदर्शन का प्रैक्टिस किया जा रहा है। कोहरे के बीच प्रैक्टिस में सैन्य सुरक्षा बल की अलग अलग टुकड़ियां फ्लैग मार्च करती दिखाई दे रही हैं। जयपुर के जगतपुरा महल रोड पर 15 जनवरी को मुख्य परेड होगा। इससे पहले 9, 11 और 13 जनवरी को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक इसकी रिहर्सल आयोजित की जाएगी, जिसे आम लोग भी देख पाएंगे। हर रिहर्सल और मुख्य आयोजन में करीब 1.5 लाख लोगों को शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान भाजपा प्रदेश कार्यालय में बुधवार को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवंसर ने आम जनता की समस्याओं और शिकायतों को सुनने के लिए जन सुनवाई आयोजित की। जन सुनवाई के दौरान लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं, अस्पतालों में सुविधाओं और स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़ी समस्याओं को मंत्री के समक्ष रखा। स्वास्थ्य मंत्री खिंसवर ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान के लिए निर्देश देने का आश्वासन दिया है। आज की जन सुनवाई में काफ़ी लोग तादाद से लोग आए थे। अक्सर क्या होता है कि जन सुनवाई के अंदर 2/3 लोग आते हैं जो आपके डिपार्टमेंट से संबंधित, वो प्रॉब्ली उस डे के लिए वेट कर रहे होते हैं कि भाई स्वास्थ्य मंत्री अगर जन सुनवाई में आ रहे हैं तो स्वास्थ्य की विभाग की समस्याएं ज़्यादा लाते हैं। तो 66% तो स्वास्थ्य विभाग के बारे में थी और बाकी जो थी अन्य विभाग की वो दूसरे मंत्रीगण को पत्र द्वारा यहाँ की जो पीड़ा है लोगों की वो पत्र भेज दिए जाएंगे।
कितने लोग आए इस बार? आज लगभग 125-150 के बीच में लोग थे लगभग अप्रॉक्सीमेटली। कई ज़्यादातर काफ़ी ट्रांसफर्स के लिए आते हैं, ट्रांसफर्स पर अभी बैन लगा हुआ है। 30% 40% लोग ट्रांसफर्स के लिए आते हैं। अब ट्रांसफर्स पे जब तक बैन नहीं खुलेगा तब तक हम असमर्थ हैं। ये आपके विभाग से संबंधित थे या? राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रस्तावित इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर चल रहा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। फैक्ट्री के विरोध में किसानों ने एक बार फिर आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया। इसी कड़ी में बुधवार को संग्रिया में किसानों की महापंचायत आयोजित की जा रही है। किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा के नेतृत्व में किसानों का जत्था हनुमानगढ़ के संग्रिया स्थित धान मंडी पहुंचा है। किसानों के हाथों में संघर्ष समिति के झंडे और सिर पर पीली पगड़ी है। संग्रिया की धान मंडी में महापंचायत से पहले किसानों ने नगर परिषद कार्यालय में बने किसान स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद किसानों के लिए लाल सलाम और जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद किसानों का नाम रहेगा के नारे भी लगाए गए। महापंचायत को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में दिखाई दिया। कस्बे में बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई। राजस्थान से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। राज्य में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए जीवन रेखा मानी जाने वाली 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा जनवरी 2026 की शुरुआत से पूरी तरह ठप हो गई है। इस सेवा का संचालन कर रही कंपनी का टेंडर अवधि समाप्त हो जाने के कारण एम्बुलेंस सेवाएं बंद हो गई हैं, जिससे राज्य भर में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में गर्भवती महिलाओं, बच्चों और गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सेवा बंद होने के कारण करीब 1200 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं, जिनके सामने रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो गया है। अभी क्या है कि राजस्थान के अंदर 104 जननी एक्सप्रेस योजना है, उसके लिए उसका टेंडर खत्म हो रहा था 10/12/2025 को। गवर्नमेंट ने अपनी लेट नीति भी करते हुए 26 नवंबर 2025 को इन्होंने टेंडर निकाला, जो कि अभी प्रक्रियाधीन है। लेकिन इस प्रक्रियाधीन के बीच में जो पहले एम्बुलेंस सर्विस चला रहा था, मॉडर्न इमरजेंसी सर्विस, उसका टेंडर खत्म हो गया 10 तारीख को। सरकार ने उसको एक लेटर निकाला और सीएमएचओ और मॉडर्न कंपनी को कि जितने भी 104 एम्बुलेंस वाहन है जो हमारे सुपुर्द कर दो, क्योंकि आपका टेंडर खत्म हो चुका है। जब इन्होंने उसके बाद भी मॉडर्न कंपनी ने इसको एम्बुलेंस को उनके सुपुर्द किया नहीं, तो 2 तारीख को फिर सरकार ने पत्र निकाला कि भैया यदि आप इनको सुपुर्द नहीं करते हो तो आपका जो बीजी है, जो बैंक गारंटी है, वो आपकी जमा कर दी जाएगी। इसको लेकर कल रात को पूरी एम्बुलेंस जो कंपनी चला रही थी वो सरकार को सुपुर्द कर दी। सरकार को सुपुर्द करने से सारी एम्बुलेंसें बंद हो गई। हमारे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे थे उसमें 1200 कर्मचारी वो बेरोजगार हो गए और आज के दिन स्थिति ये है कि पूरी एम्बुलेंस सिस्टम बंद पड़ा है। राजस्थान में 600 करीब एम्बुलेंस है जो जननी सुरक्षा योजना में चलती थी और जो महिलाओं को प्री डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी और बच्चा जो छोटा होता है उसको बीमार के लिए काम करती थी, जो आज पूरे प्रदेश में बंद है। और ये पूरी लापरवाही सरकार की है। सरकार अगर समय रहते 6 महीने पहले इसको टेंडर को प्रक्रिया करते तो आज ये व्यवस्था सामने नहीं आती। आज हमारे सामने बड़ा संकट आ गया है कि 1200 कर्मचारी भी हमारे बेरोजगार हो गए और एम्बुलेंस सेवा भी बंद है। ये जो भी समस्या अब होगी पूरे प्रदेश में जनता को, वो उसका जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि ये हमारी एम्प्लॉय की तरफ से नहीं हुआ है। हमने तो पहले इनको चेताया था कि भाई यदि हमारी मांग पूरी नहीं करो तो हम बंद कर देंगे, लेकिन हमारे इनसे वार्ता होने के बाद, क्योंकि अभी टेंडर हुआ भी नहीं है, टेंडर प्रक्रियाधीन है, तो इसलिए हमने ज़्यादा आवाज़ नहीं। लेकिन आज जो हमीरपुर के भोरंज थाना क्षेत्र में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी और साइबर स्लेवरी से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने चंडीगढ़ स्थित एक एजेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि एजेंट ने भोरंज के एक युवक को विदेश में बेहतर नौकरी का लालच देकर अवैध रूप से म्यांमार भेज दिया और वहां उसे जबरन साइबर गतिविधियों में शामिल किया गया। ये एफआईआर भोरंज निवासी शिवम की शिकायत पर दर्ज की गई है। अभी जो एक हाल ही में 1-2 दिन पहले एक केस रजिस्टर हुआ है भोरंज में, जिसमें शिवम कुमार जो लोकल भोरंज एरिया का है, उसने ये एलिगेशन लगाए थे कि कोई एजेंट था चंडीगढ़ का, उसे काफ़ी बड़ी रकम लेके उसने उसको अवैध तरीके से
थाईलैंड भेजा था इनको, क्योंकि ऐसे एजेंट लोगों को बेवकूफ़ बना के और उनको मिसगाइड करके ये वो एम्प्लॉयमेंट का झांसा दे के फ़ॉरेन में अच्छी जॉब का मतलब इनको दिलासा दिलवा के ये पैसे वसूलते हैं अवैध तरीके से। तो ऐसा ही एक ठगी का मामला सामने आया जिसमें एक एजेंट था चंडीगढ़ का, और ये लोकल जो विक्टिम था शिवम, ये क्योंकि भोरंज के इलाके का था तो ये उनके संपर्क में था, और इसको इन्होंने ये बताया था कि ये थाईलैंड में इनको बड़ी अच्छी नौकरी दिलवाएंगे, पर इसको अवैध तरीके से थाईलैंड ले जाके म्यांमार भेज दिया गया। और वहाँ पे म्यांमार में क्योंकि ऐसे लोगों से साइबर क्राइम करवाए जाते हैं, इनको कंपेल किया जाता है ऐसे काम करने के लिए, जो साइबर जिसको हम साइबर फ्रॉड भी बोल सकते हैं। तो ये वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकल के जब ये वापस देश पहुँचा तो इसने फिर ये अपनी सारी बातें बताई, और इस पर इसमें एफआईआर रजिस्टर की गई है और इसमें बाकी छानबीन की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। पर हम आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहते हैं कि इस तरीके से कोई भी अगर फ़ॉरेन जाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए या कि एजुकेशन के लिए, तो वो चीज़ों को क्रॉस चेक करें, और जो एजेंट उनके संपर्क में है उनके बारे में भी वो जानकारी हासिल करें, क्योंकि आजकल ये काफ़ी ज़्यादा। इधर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों के हाथों बड़ी सफलता हाथ लगी, जब एक साथ कुल 26 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 7 महिला नक्सली भी शामिल हैं। सरेंडर करने वाले 26 नक्सलियों पर 64 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हाल के वर्षों में अति संवेदनशील इलाकों में लगातार नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना हो रही है। अभियानों और नक्सली ठिकानों पर बढ़ते दबाव से संगठन कमजोर हुआ है। जंगलों के भीतर जहां कभी नक्सलियों का प्रभाव था, वहां अब सुरक्षा बलों की नियमित मौजूदगी और विकास योजनाओं की पहुंच ने हालत बदल दी है। सड़क, संचार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं ने लोगों के साथ साथ नक्सली कैडरों की सोच को भी प्रभावित किया। आज जिला सुकमा में पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जो लगातार नक्सल अभियान चलाए जा रहे हैं, उसके अलावा जिले में जो कैंप खोले गए हैं उससे प्रभावित होकर आज 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस 26 नक्सलियों में 7 महिला नक्सलियों का भी समावेश है। इन 26 नक्सलियों पे 64 लाख का इनाम घोषित किया गया है। जो नक्सली आत्मसमर्पित किए हैं उसमें PLJ बटालियन नंबर 1, उसके अलावा प्लाटून नंबर 4 कमांडर दक्षिण बस्तर डिवीज़न, उसके अलावा कंपनी नंबर 3, कंपनी नंबर 7, जो नक्सलियों की विविध संगठन है उन संगठनों की ये नक्सली है। इस मौके पे मैं सभी नक्सलियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करके। इधर धौलपुर में राजकीय कन्या महाविद्यालय तक जाने वाला मुख्य मार्ग खराब होने के कारण छात्राओं को रोजाना भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि पहले महाविद्यालय तक पहुंचने का रास्ता सैपऊ रोड से छोटे रेलवे ट्रैक को पार करके जाता था, लेकिन रेलवे ट्रैक के विस्तार के बाद ये मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। वर्तमान में महाविद्यालय तक पहुंचने का केवल एक ही रास्ता है जो प्रेरणा नगर से होकर गुजरता है। ये मार्ग टूटा फूटा और जर्जर हालात में है और जगह जगह गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुका है। इस खराब सड़क के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण कर समस्या का समाधान किया जाए। मैं कलेक्टर महोदय को ये बताना चाहूंगी कि जो हमारी गर्ल्स कॉलेज का रास्ता था वो पहले छोटी रेलवे ट्रैक से होकर गुजरता था। बड़ी रेलवे ट्रैक बनने के कारण मतलब रास्ता बंद कर दिया गया है, तो उसमें लड़कियों को आने जाने में परेशानी होती है। तो अब जो महाविद्यालय खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।